Students, today we are going to start our chapter number 3 of microeconomics और चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिमांड, जिस पर पूरी की पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है, राइट। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, डिमांड कितने टाइप की होती है, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और पढ़ेंगे हम लोग मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो बच्चों शुरू करते हैं। डिमांड, तो डिमांड होती क्या है, डिमांड को समझने के लिए हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर में, और वहां पर हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें एक वर्ड था यूटिलिटी। तो बच्चों यूटिलिटी अगर आपको याद होगा तो यूटिलिटी क्या थी, अगर कोई कमोडिटी यूजफुल है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी यूजफुलनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। इज दैट क्लियर। और अगर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी है देन उस यूटिलिटी से क्या जनरेट होती है, नीड, जिसको हम लोग बोलते हैं वांट। इज दैट क्लियर। और इसी वांट से क्रिएट होती है डिमांड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। इज दैट क्लियर। इफ अ पर्सन नीड समथिंग एंड ही हैज एन एबिलिटी, अगर किसी पर्सन को कोई कमोडिटी चाहिए और उसके पास उस कमोडिटी को परचेस करने की एबिलिटी है, लेकिन कब परचेस करना है और किस प्राइस पर परचेस करना है यह डिसाइडेड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड वांट। इज दैट क्लियर। जबकि डिमांड क्या होता है, डिमांड में अगर किसी पर्सन की नीड है, राइट, और नीड के साथ ही हैज एन एबिलिटी, उसे यह भी पता है उसको किस प्राइस पर परचेस करना है और उसे किस टाइम पर परचेस करना है, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा। अगर ये तीनों एलिमेंट उसकी नीड में है तो जितनी क्वांटिटी वो परचेस करना चाहता है उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिमांड। इज दैट क्लियर। सो नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a buyer willing to buy at a particular price in a given time frame। भी हम डिमांड को डिफाइन करते हैं, then we must have following terms। quantity, first of all demand is a quantity, always remember, of a buyer। second thing is willingness in a price in a time period। so in this way we can define demand। remember, demand is not a wish, demand is not a desire, even demand is not a need। is that clear। on the basis of number of buyers there are two types of demand। first is individual demand, second market demand। let us take first kind of demand, that is individual demand। और individual demand को हम define करते हैं, it can be defined as a quantity of a commodity that an individual buyer willing to buy at a particular price इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसको एक इंडिविजुअल बायर परचेस करना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्राइस में एट ए गिवन टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर। तो इस इंडिविजुअल डिमांड को हम एक डिमांड शेड्यूल और एक कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में किसी भी डाटा को अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है शेड्यूल, नॉट ए टेबल, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक हमारे पास डिमांड शेड्यूल है जिसमें प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 100, 95, 90, 85 एंड 80। अब इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने एक्स एक्सिस में लिया क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में है प्राइस। तो यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी हो रही है डिक्रीज, और ऐसा जब भी होता है तो उस शेड्यूल का जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्लोप्स डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर। एंड दिस इज द लाइन ऑफ डिमांड डी, यानी कि डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर। सो
we have next kind of demand, that is market demand. It can be defined as the quantity of a commodity that a group of buyer. तो यहां पर क्या हो जाएगा, a group of buyer willing to buy a particular price in a given time period. Is that clear? So now हम समझते हैं कि मार्केट शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व कैसे होगा. सो लेट अस टेक एग्जांपल. यहां पर प्राइस है 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट. और यहां पर हमारे पास है, जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ बायर्स की, तो सपोज वी हैव 3 बायर्स A, B एंड C. इज दैट क्लियर? और यहां पर इन सभी की A की इंडिविजुअल डिमांड्स ये है, B की ये है और C की ये है डिमांड. तो अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड में इन तीनों की कंबाइंड जो डिमांड है दैट इज मार्केट डिमांड. सो यहां पर तीनों की मार्केट डिमांड क्या होगी? 330, 315, 300, 285 एंड 270. इज दैट क्लियर? तो अगर हम इस शेड्यूल से एक कर्व ड्रॉ करें एंड अगेन एक्स एक्सिस में होगा क्वांटिटी, वाई एक्सिस में होगा प्राइस, दिस इज ओरिजिन. तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं देन दिस ग्राफ विल बी लिटिल फ्लैटन देन द इंडिविजुअल कर्व. तो रिमेंबर, इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, उसका एंगल थोड़ा स्टीप होता है, जबकि मार्केट डिमांड का जो कर्व होगा दैट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड बट कर्व विल बी लिटिल फ्लैटर देन द इंडिविजुअल कर्व. इज दैट क्लियर? सो दिस इज मार्केट डिमांड. सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं. और इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ डिमांड. तो फंक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. इज दैट क्लियर? और इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx इज इक्वल टू f मीन्स फंक्शन ऑफ px, pr, py, pt एंड pp. सो व्हाट डज इट मीन? dx मीन्स डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, px मीन्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, py प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, py इनकम ऑफ बायर, pt टेस्ट ऑफ बायर एंड pp प्रेफरेंस ऑफ बायर. और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि यही वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनसे किसी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है. इज दैट क्लियर? सो वी हैव फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. और प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम लोग समझ सकते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. तो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? और लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. यानी कि किसी भी commodity के प्राइस में और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इट मीन्स अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि किसी कमोडिटी के प्राइस में अगर राइज होगा तो उसकी डिमांड फॉल होगी, और अगर उसके प्राइस में कोई फॉल आता तो उसकी डिमांड राइज करेगी. इज दैट क्लियर? यही है लॉ ऑफ डिमांड. तो इस लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं एक शेड्यूल और एक ग्राफ की हेल्प से. एक डिमांड शेड्यूल है जिसमें प्राइस 2, 4, 6, 8 एंड 10. तो प्राइस में देयर इज एन राइज इन द प्राइस, जबकि क्वांटिटी 100, 95, 90, 85 एंड 80. यानी कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस में राइज होगा उसकी डिमांड में फॉल आएगा, राइट? सो इस डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर हम क्वांटिटी लेते हैं एक्स एक्सिस पर और प्राइस लेते हैं वाई एक्सिस पर, when price is ₹2, अगर प्राइस ₹2 है then quantity demanded is 100. Similarly, if price is ₹4 then quantity demanded is 95. Similarly, 6 पर 80, 8 पर है 85 और ₹10 पर है quantity demanded 80. So if we draw a curve with these points, then this is demand curve या line of demand and it will slope डाउनवर्ड. और ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है और अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दैट विल स्लोप्स डाउनवर्ड,
राइट? सो इकोनॉमिक्स के सभी लॉ की तरह इसकी भी कुछ एजम्पशंस हैं, एंड फर्स्ट एजम्पशन इज प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंजेस। रिलेटेड गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिनकी डिमांड का आपस में इंटर रिलेशन होता है, यानी कि अगर एक कमोडिटी की डिमांड में अगर कोई चेंज होगा तो सेकंड कमोडिटी की डिमांड में भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इनकम ऑफ बायर रिमेन कांस्टेंट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिटर्मिनेंट पढ़े हैं अभी उसमें से अदर देन प्राइस सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। इज दैट क्लियर? सो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ कंक्लूजन है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ डिमांड। ये हमारे शेड्यूल से क्लियर है। इट हैज ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इट मींस लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शो करता है। इट मींस इट ओनली टेल्स दैट डिमांड विल राइज और डिमांड विल फॉल। व्हाट इज द क्वांटिटी? लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है, राइट? एंड लास्ट वन इज इट शोज ओनली वन साइड रिलेशन। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, जो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है वो है प्राइस एंड क्वांटिटी का, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। इस रिलेशंस को हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते कि क्वांटिटी में अगर चेंज होगा तो प्राइस में कितना चेंज होगा, राइट? इज दैट क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, और यही है आपका पहले डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन, यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपके पास शॉर्ट नोट्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट गिफन गुड्स या फिर गिफन पैराडॉक्स। गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स क्या है? इट इज एन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और मोस्ट ऑफ द गुड्स के केसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, बट स्टिल इट हैज सम एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और गिफन गुड्स उन्हीं में से एक है। गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स, दीज आर द इंफीरियर गुड्स डिमांड ऑफ विच राइजेज विद राइज इन द प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद इन फॉल इन द प्राइस। यानी कि इंफीरियर गिफन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स हैं। रिमेंबर, गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। सो गिफन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स जिनकी डिमांड प्राइस राइज होने के साथ साथ राइज होती है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है कि अगर गुड्स के प्राइस राइज होंगे तो उनकी डिमांड में फॉल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव इंफीरियर गुड्स ज्वार एंड बाजरा, बेसिकली इनको इंफीरियर गुड्स कंसीडर किया जाता है। दूसरे हैं नॉर्मल गुड्स जिसमें हमारे पास है व्हीट यानी कि गेहूं, राइट? पुअर पीपल्स बेसिकली कंज्यूम करते हैं ज्वार एंड बाजरा, राइट? तो अगर फॉर एनी रीजन ज्वार और बाजरा के प्राइस में अगर राइज होता है, राइट, तो गिफन पैराडॉक्स क्या कहता है? गिफन पैराडॉक्स कहता है कि अगर ज्वार और बाजरा के प्राइस में राइज होता है तो ज्वार और बाजरा का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर वो लोग व्हीट में कुछ एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि व्हीट इनके लिए अभी भी कॉस्टली है, तो व्हीट्स में उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी और वो ज्वार और बाजरा और ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? और इस तरह से ज्वार और बाजरा की डिमांड में एक राइज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स, और इन गुड्स को कहा जाता है गिफन गुड्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, if you have learned something from this video, then share, like and subscribe the channel. See you in next video. Stay tuned.